Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to start our new unit which is biotechnology. It is helpful for the 12th class students because it is included in the board classes as well as CBSE classes also. तो बेटा ये यूनिट आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है क्योंकि 12th क्लास में भी काफी अच्छे से एक्सप्लेन करी गई है। इसी के साथ ये आपके कॉलेज लेवल पे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर अपन पढ़ेंगे कि व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, इसके क्या क्या यूजेस होते हैं, इसके अंदर हम क्या करते हैं और ये कैसे हमारे लिए यूजफुल है। तो अपन बेसिक से शुरू करेंगे बेटा, इसके बाद हम धीरे 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 इसमें पूरी चीजों को स्टडी करने वाले हैं। तो इट इज जो भी 12th क्लास में बच्चे हैं बेटा, इसको अच्छे से देख लेना, पढ़ लेना, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो बायोटेक्नोलॉजी की अगर अपन बेसिकली बात करते हैं तो ये जो टर्म थी बायोटेक्नोलॉजी, दिस टर्म इज गिवन बाय कैरोली एडकी। ठीक है, इन्होंने बायोटेक्नोलॉजी टर्म दी थी। कब दी थी बेटा? 1919 के अंदर। और इन्हें ही फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। क्या कहते हैं? फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो ये क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि बायोटेक्नोलॉजी जो टर्म थी वो किसने दी थी, या नॉर्मली हमसे पूछ ले कि फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कौन है। ठीक है, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हमारा यहीं से बन जाता है। इसी के साथ बात होती है बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है। तो इसके अंदर बेटा अपन क्या करते हैं, इसके अंदर अपन कई सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को काम में लेते हैं, उनको मॉडिफाई करते हैं और एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, तो इसके नॉर्मली हम क्या कह देंगे, द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेक अ प्रोडक्ट विच इज हेल्पफुल फॉर अस। ठीक है, तो इसके अंदर हम नॉर्मली क्या बोल सकते हैं, it is the use of living organisms to make a product, ऐसा प्रोडक्ट बनाना which is helpful फॉर अस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हम ऐसा प्रोडक्ट जनरेट कर लेते हैं जो हमारे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। अब देख लो बेटा, हम वाइन बना रहे हैं, कर्ड बना रहे हैं, इसमें कई सारे माइक्रोब्स का यूज होता है। या अपन अगर बात करेंगे इसी के अंदर अपन पढ़ते हैं IVF, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जहां पे टेस्ट ट्यूब बेबी का फॉर्मेशन होता है। इसी के साथ अपन और क्या देख सकते हैं, कई सारी एंटीबॉडीज बनाई जाती है, कई सारी वैक्सीन्स बनाई जाती है। तो ये सब के सब किसके अंदर आ जाते हैं, हमारे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आ जाते हैं। इसके अंदर अपन और क्या कह सकते हैं, वैक्सीन जो बनती है हमारी, एंटीबॉडीज जो बनती है, तो इन सब का जो बनना होता है वो किसके अंदर आ जाएगा, हमारे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। तो हम इसके अंदर बेटा क्या करते हैं, इसके अंदर हमारी यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, इन्होंने क्या करा था, बायोटेक्नोलॉजी की एक टर्म दी थी जिसको अपन EFB कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इन्होंने क्या कहा था कि हम साइंस को मिलाते हैं, जो भी नेचुरल साइंस है हमारी, इसी के साथ हम कुछ ऑर्गेनिजम्स को लेंगे, उनके जेनेटिक मटेरियल्स को लेंगे, उनके पार्ट्स को लेंगे, उनकी कुछ सेल्स को लेंगे और उन सब को इंटीग्रेट करके हम एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जो काफी यूजफुल होगा और हमारे लोगों के बहुत ज्यादा काम में आएगा। ठीक है, तो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने क्या कहा था, क्या टर्म दी थी बायोटेक्नोलॉजी की, द इंटीग्रेशन ऑफ, यानी हम जोड़ रहे हैं एक साथ सबको, नेचुरल साइंस, ठीक है, ऑर्गेनिज्म, पार्ट्स, सेल्स एंड मॉलिक्यूलर, ठीक है, मॉलिक्यूलर पार्ट्स टू मेक यूजफुल प्रोडक्ट। ठीक है, ताकि इन सबको मिला के हम क्या बना सके, एक यूजफुल प्रोडक्ट बना सके विच इज हेल्पफुल फॉर
अस, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या हो सकता है, हेल्पफुल हो सकता है, हमारे को बेसिक कई सारे सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। तो ये मेरा पूरा बायोटेक्नोलॉजी का था, ठीक है। अब मैं इसके पढ़ूंगी इसके क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। तो बेसिकली हम दो चीजों की बात करते हैं जो हमें मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की तरफ लेके जाते हैं बेटा। एक हो जाएगा हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग और एक हो जाएगा बायो प्रोसेसिंग, जेनेटिक बायो प्रोसेसिंग, ठीक है। तो हम जेनेटिक पहले सबसे पहले अपन जेनेटिक इंजीनियरिंग देख लेंगे। इसके अंदर क्या होता है बेटा, किसी भी ऑर्गेनिज्म में कुछ ना कुछ चीजों को पहले आइडेंटिफाई करा जाता है। बेसिकली मान लो आप डीएनए या फिर आरएनए की ही मान लो, हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ यार ये तो ठीक है। फिर हम उसको क्या करेंगे, आइसोलेट कर लेंगे कि हाँ मैं इसको निकाल सकता हूं और मैं क्या कर सकता हूं कि मुझे ये वाला जीन चाहिए, हाँ इससे मुझे यूजफुल प्रोडक्ट मिल रहा है, तो मैं इसकी मदद से अगर मैं इस जीन को इसमें डाल दूंगा ना तो मुझे और भी अच्छा प्रोडक्ट मिल जाएगा, जो इस जीन की कमी है वो उसको पूरी कर देगा। तो इसके अंदर मैं क्या करती हूँ, उस प्रोडक्ट को निकाल लेती हूँ और उसको उस जिस ऑर्गेनिज्म में उस चीज की डेफिशिएंसी है उस ऑर्गेनिज्म के अंदर उसको इंट्रोड्यूस कर दूंगी, ताकि मेरे पास एक ऐसा नया ऑर्गेनिज्म बन के आए जिसके अंदर अलग मुझे कैरेक्टर ट्रेट देखने को मिले। तो मैं बात करूंगी प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ बायो टेक्नोलॉजी, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी की अगर अपन प्रिंसिपल की बात करेंगे तो बेसिकली इसमें दो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स होते हैं, जिसके अंदर मैंने क्या देखा, पहले तो मैंने देखा जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, एक हो जाएगा मेरा बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग, ठीक है। तो मैंने ये दो तरह के देखे मेरे पास में। तो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या कहते हैं, इसको मैं और क्या कह सकती हूँ, इसको मैं कह सकती हूँ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल चेंज होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, कि हम क्या करेंगे कि हमारे पास सपोज करो एक ऑर्गेनिज्म है हमारे यहाँ पे, इसका डीएनए आरएनए हमने ले लिया और मुझे पर्टिकुलर ये वाला मान लो इस पार्ट में कुछ ना कुछ मेरे को चेंजेस करने हैं, तो मैं दूसरे ऑर्गेनिज्म का जो भी पर्टिकुलर वो पार्ट है वैसा वाला जीन है वो इसके अंदर मैं इंट्रोड्यूस कर दूंगी, ताकि मुझे एक ऐसा ऑर्गेनिज्म मिल जाएगा परफेक्ट जिसके अंदर नए ट्रेट मुझे ऑब्जर्व होंगे। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का नॉर्मली मतलब क्या हो गया कि अपन किसी डीएनए जेनेटिक आरएनए कुछ भी हो जेनेटिक मटेरियल को चेंज कर रहे हैं दूसरे वाले के साथ में, ताकि हमें एक रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट मिल जाए, एक नया प्रोडक्ट मिल जाए जिसके अंदर हमें अलग ही ट्रेड्स देखने को मिले, वो हो जाएगा मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और वी कैन ऑल्सो से दैट जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो इसकी मैं क्या डेफिनेशन दे सकती हूँ, इसकी मैं डेफिनेशन दे सकती हूँ, इट इज द exchange of genetic material such as DNA, RNA from other ऑर्गेनिज्म, ठीक है। दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपन क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। तो इसमें स्टेप्स क्या होती है, सबसे पहले मैं आइडेंटिफाई करूंगी कि हाँ यार मुझे ये वाला जीन ना, ये वाला मुझे इस पर्टिकुलर चीज का मुझे ये वाला हटाना है। अब मैंने इसको बोल दिया, मैंने सीखा यार ये वाला परफेक्ट है, मैं इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर लेती हूँ, मैंने इसको आइडेंटिफाई कर लिया। अब मैंने इसको जब आइडेंटिफाई करा तो मैं इसको निकालूंगी भी तो सही यहाँ से, ताकि मैं इसमें डाल सकूं। तो मैं इसमें क्या कर लूंगी, आइसोलेट, आइसोलेट मैंने अगर कर दिया, अब मैं इसके अंदर जोड़ूंगी इसे, तो मैं इसको क्या कर दूंगी, रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। इसको मैं क्या कर दूंगी, रिकम्बाइन कर दूंगी, ताकि क्या हो जाएगा, ये इसके अंदर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये तीन स्टेप्स इसके अंदर बेसिकली फॉलो होती है। पहले अपन आइडेंटिफाई करेंगे, फिर आइसोलेट कर देंगे और फिर रिकम्बाइन कर देंगे, ताकि जो मुझे अलग मिलेगा, ठीक है ना, तो वो कैसा मिलेगा, नया ट्रेट मिलेगा, टू सी अ न्यू ट्रेट, ठीक है, ताकि मुझे क्या देखने को मिले, नया ट्रेट मिले या नया रिकॉम्बिनेंट मुझे ऑर्गेनिज्म में देखने को मिले। तो ये मेरा था जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। इसका अगर अपन बात करेंगे बेटा, तो हमें जो सबसे पहला फर्स्ट को दिया था वो पॉल बर्ग थे हमारे, कौन थे, पॉल बर्ग। पॉल बर्ग ने पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाया था। किससे बनाया था, उन्होंने क्या करा था बेटा, उन्होंने मॉलिक्यूल्स जो था उसके डीएनए को जोड़ लिया था, किसके, SV40 वायरस के एंड
लैम्डा फेज, इन दोनों के डीएनए को मिलाकर इसने क्या करा था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाया था। तो हम कह सकते हैं सबसे पहले जो था किसने डेवलप करा था रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, तो पॉल बर्ग ने करा था। तो मैं क्या कह सकती हूँ इसके अंदर, पॉल बर्ग फर्स्ट डेवलप्ड recombinant डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है, बाय कंबाइनिंग डीएनए फ्रॉम SV40 वायरस एंड लैम्डा फेज, ठीक है। इन्होंने इन दोनों के डीएनए को रिकम्बाइन करके सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को डेवलप करा था। तो ये तो मेरा आज शॉर्ट थोड़ा सा था रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पे। अब बायो प्रोसेसिंग की अगर अपन बात करें बेटा, बायो प्रोसेसिंग के अंदर क्या होता है, एक अच्छी इन्वायरमेंटल कंडीशन रखी जाती है, कुछ ऐसी कंडीशंस लैब के अंदर रखी जाती है या फिर एक पर्टिकुलर एरिया में रखी जाती है जहां पे केवल उसी ही माइक्रोब की ग्रोथ होगी जो हमें किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए चाहिए। तो वो कंडीशन क्या करेगी, और जो दूसरे माइक्रोब से उनकी ग्रोथ को रोक देगी, वहीं के वहीं उनको जर्मिनेट या उनको ग्रो नहीं करने देगी वहां पे। और जो प्रोडक्ट पर्टिकुलरली हम कुछ भी बना रहे हैं, कोई वैक्सीन बना रहे हैं, कोई एंटीबॉडी बना रहे हैं, तो उसके लिए जो हमें माइक्रोब चाहिए केवल उसी का क्या होगा, वहां पे ग्रोथ होगा। तो हम इसके अंदर क्या कह सकते हैं, इट मीन्स मेंटेनिंग ऑफ sterile condition to stop the growth of other microorganisms and only help in growth of that microbe which is needed for the product, ठीक है। जो केवल क्या चाहिए हमें, प्रोडक्ट की उसके लिए चाहिए, केवल उस ही माइक्रोब की वहां पे ग्रोथ होगी। तो ये किस किस के लिए करा जा सकता है, वैक्सीन बनानी है हमें, कोई एंटीबॉडीज बनानी है एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट कंडीशन में, तो ये सब चीज होती है। तो हम वहां पे ऐसा कम टेम्परेचर रखते हैं, हम इस तरह की चीजें वहां पे रखते हैं, एक पर्टिकुलर ऐसा इन्वायरमेंट बना के रखते हैं वहां पे, ताकि जो भी प्रोडक्ट मुझे मिलना है केवल वही मुझे मिले, उसके अलावा मुझे कोई और प्रोडक्ट ना मिले। तो ये मेरा था बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये मेरा बायो प्रोसेसिंग हो गया और ये जेनेटिक था। तो ये इंट्रोडक्शन हमने आज बायोटेक्नोलॉजी का पढ़ा है। कल अपन जेनेटिक इंजीनियरिंग को और भी डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे कौन कौन से एंजाइम्स इसमें काम में आते हैं। तो बेटा स्टे कनेक्टेड विद मी टू लर्न मोर टॉपिक्स। इफ यू लाइक दिस वीडियो, like, share, comment and subscribe it. Thank you.